नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। अभी बारिश से राहत मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। मौसम विभाग का उत्तराखंड को लेकर बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है और आज आखिरी दिन है। कई जिलों में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश जारी है। वहीं प्रदेश में बारिश के अलर्ट के बाद आज भी 4 जिलों नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में स्कूल बंद रहेंगे। तो 4 जिलों को लेकर अभी भी अलर्ट है और इन 4 जिलों में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसका आज आखिरी दिन है। चमोली में 3 दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अलकनंदा नदी, धौली गंगा, पिंडर नदी उफान पर बह रही है और पहाड़ की मानसूनी मुसीबत बढ़ी हुई है। उफान पर बह रही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह पर बाधित हो गया है। कमेडा, पातालगंगा, पागलनाला, नंदप्रयाग में बार बार मार्ग बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। तो देखिए, मौसम अभी भी खराब बना हुआ है और आज आखिरी दिन है। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर और पिछले 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। आज आखिरी दिन है। आज भी इससे राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। पहाड़ों में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। तो लगातार इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड कहीं पर हो रहा है। भूस्खलन की वजह से भी लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं चमोली से ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, अभी कैसा है चमोली में मौसम, जरा दिखाइएगा तस्वीरें और साथ ही साथ मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है। जी, अगर चमोली के मौसम की बात करें तो 3 दिन लगातार बारिश होने के बाद आज सुबह हल्की राहत जरूर मिली है और अब जो मौसम विभाग ने कहा है कि आज से पहाड़ों में थोड़ी सी बारिश से राहत मिलेगी, तो ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन अभी भी कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी जारी है। 3 दिन से जो लगातार बारिश हो रही थी उसकी वजह से जो नदियां हैं वो लगातार उफान पर बह रही हैं। चाहे अलकनंदा नदी की बात कर लें या धौली नदी की बात कर लें या पिंडर नदी की बात कर लें, लगातार नदियां उफान पर बह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। हालांकि कल देर रात को लगभग 1 बजे तक प्रशासन की टीम ने कई जगहों पर मार्ग खोलने में सफलता हासिल की है। हेलंग के पास मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा कमेड़ा के पास भी मार्ग खुल चुका है और जो पागल नाला के पास भारी मात्रा में मलबा पत्थर आया था उसको भी हटा दिया गया है। अभी नंदप्रयाग के पास बताया जा रहा है कि मलबा आने की वजह से मार्ग बंद है, जिसे खोलने का काम जारी है। क्योंकि अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार चारों धाम के यात्री हैं वो लगातार जिले में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती प्रशासन के सामने थी कि यात्रियों को सुलभ दर्शन कराए जाएं। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर इस 3 दिन देखा गया और जो सड़क मार्ग हैं उन्हें तुरंत खोल भी दिए गए थे। लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो वहाँ पे लगातार सड़क मार्ग अभी भी बाधित हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 20 से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो बंद चल रही हैं, जिन्हें भी खोलने का काम जारी है। तो आफत की बारिश जरूर पहाड़ों में बरसी है और उससे नुकसान भी काफ़ी हुआ है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड नए विकसित हुए हैं और कई जगहों पर जो पुराने लैंडस्लाइड जोन थे उन पर भी जबरदस्त लैंडस्लाइड देखा गया है। तो अब मौसम थोड़े से पहाड़ में जरूर आज के बाद राहत देगा और उम्मीद है कि जो अव्यवस्थाएं या कुछ जो नुकसान हुआ है इस दौरान 3 दिन का, उसको प्रशासन जल्दी पूरा कर देगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। टिहरी से भी खबर आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से घनसाली घुत्तू सड़क पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि पहाड़ी का एक हिस्सा कैसे भरभरा कर गिर गया। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। पहाड़ से कई टन मलबा गिर रहा है। हालांकि इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन रास्ता बंद हो गया।
नैनीताल में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तेज बारिश के चलते भवाली के हरनोली जाने वाली सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और अब इस रोड पर ज्यादा खतरा बना हुआ है, जिससे आसपास के लोग डरे हुए हैं। इसके साथ ही लगातार बारिश से कैंचीधाम से क्वारब तक सड़क को 14 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। इस सड़क में लगातार बोल्डर गिरने से खतरा बना हुआ है। जिले में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई तो 60 सड़कें अब तक बंद हो गई हैं। हल्द्वानी में उसके आसपास लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते हल्द्वानी खटीमा हाईवे पर पड़ने वाले शेर और सूर्य नाले उफान पर आ गए हैं। आपको बता दें कि इसी की वजह से पुलिस को इस सड़क पर आवाजाही को पूरी तरह से रोकना पड़ा। लगातार हो रही बारिश के चलते इन दिनों रामनगर के आसपास के बरसाती नाले उफान पर थे। ऐसे में ढेला बरसाती नाला भी उफान पर थे और यहां पर एक जिप्सी ड्राइवर ने नाले का जलस्तर देखे बिना अपनी जिप्सी उफनते हुए नाले के हवाले कर दी, जिससे पानी अपने बहाव के साथ ले गया। बताया जा रहा है कि उस समय जिप्सी में पर्यटक भी मौजूद थे। हालांकि तुरंत जिप्सी सवारों को बाहर निकाल दिया गया और जिप्सी नाले में बहने से पहले सभी को निकाल दिया गया था। आपको बता दें, ये भी कहा जा रहा है कि घटना में इन लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे हैं, जहां पर सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। अधिकारियों से तैयारियों को लेकर जानकारी ली गई है। सीएम धामी ने सभी को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। J&K से लौटकर सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिजास्टर कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में अतिवृष्टि का जायजा लिया। सर, आपने बातचीत की वीसी के जरिए, क्या कुछ रहा? विभिन्न जनपदों में जो अगले 3 दिन का अलर्ट है, उसको लेकर सभी जिलों के जो प्रमुख अधिकारी हैं और आपदा प्रबंधन के लोग हैं और मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके अनुसार सबसे बातचीत की है कि वहां पर क्या संभावनाएं हैं और किस प्रकार से हम लोग वहां बचाव कर सकते हैं। हमारा यही है कि ऐसे समय में हर एक व्यक्ति जो भी आपदा से प्रभावित हो रहा है उसको तत्काल सहायता पहुंचाई जाए, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जाए, जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं उन मार्गों को तत्काल खोला जाए और किसी भी जनहानि से और अन्य प्रकार की जो हानियां होती हैं उनसे लोगों को बचाया जाए। उत्तराखंड में 250 से कम की आबादी वाले 400 से ज्यादा गांवों को सड़कों से कनेक्ट करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में केंद्र से सड़क बनाने के लिए जो पैसा मिलता है उसके लिए गाँव की आबादी कम से कम 250 होनी जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड में लगातार पलायन के चलते 250 से भी कम आबादी वाले गांव हैं जो रोड से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। अनुमान यह है कि कैसे गांव को कनेक्ट करने के लिए करीब 29 अरब की जरूरत होगी। शिवराज सिंह से मुलाकात के दौरान जोशी ने कहा कि उत्तराखंड आर्थिक बोझ उठाने की आर्थिक स्थिति में नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार नियमों को शिथिल करते हुए मदद करे। बारिश का असर इंसानों के साथ ही वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में एक लेपर्ड का शावक बहकर आ गया, जिससे तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के साथ कॉर्बेट की टीम ने सुरक्षित निकाला है। ये शावक करीब 6 महीने का बताया जा रहा है, जो एकदम स्वस्थ है। उसकी मां की तलाश की जा रही है, उसके शावक को उसके परिवार से ताकि मिलाया जा सके। एक लेपर्ड का बच्चा जो करीब 5 से 6 माह का है, वो बहकर तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन की आमपोखरा रेंज में आ गया था, जिसको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की और तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया है।
वो जो बच्चा है वो ठीक ठाक है और उसको उसके परिवार से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। IRDT ऑडिटोरियम में सुबह 11:30 बजे ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। उत्तराखंड भाषा संस्थान ये कार्यक्रम आयोजित करा रहा है। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड में भू कानून और बाहरी लोगों की घुसपैठ को लेकर कहा है कि भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त जरूरी है। बिना भूमि बंदोबस्ती के भू कानून में कोई मतलब नहीं है। उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर उन्होंने कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है। साथ ही बाहरी लोगों की घुसपैठ पर कहा कि उन्हें बाहरी कहना ठीक नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए कि उत्तराखंड का चरित्र नहीं बदलना चाहिए। ठोस भू कानून की बात कर रहे हैं, उनको ये पूछे कि हमारे उत्तराखंड में कितने प्रकार की भूमि है। अगर वो उसका उत्तर दे दे तो फिर मैं आपको उत्तर दूं। इनमें से कोई भी नहीं जानता कि उत्तराखंड के अंदर कितने, कम से कम 25 प्रकार के जमीनें हैं। कहा कि सबसे पहले किसी भी कानून से उत्तराखंड में ये लैंड सेटलमेंट होना ही होना चाहिए। 62-64 के बाद यहाँ लैंड सेटलमेंट नहीं हुआ है, उसके कारण से सारे झगड़े हो रहे हैं। ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, मेरी बातचीत हुई है, उन्हें सहमत व्यक्त किया कि डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदल रहा है, एक चीज है, उस चीज पर ध्यान देना ये आवश्यक है। डेमोग्राफिक जो बाहर वाली जब बात आती है तो उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के अगर 50% नहीं तो 40% लोग उत्तराखंड से बाहर हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की जो बहस तेज हुई है, उसके पीछे यहां पर तेजी के साथ बढ़ती मुस्लिम आबादी। 2001 में यहां पर करीब 1.5% मुसलमान थे, जो कि 24 सालों में 17% तक पहुंच गए हैं। जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल में मुस्लिम आबादी दशकों के बाद भी 2% के आसपास बनी हुई है। क्या है इसकी असली वजह, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गांव से लेकर सियासी गलियारों तक उत्तराखंड में इन दिनों डेमोग्राफिक चेंज को लेकर शोर मचा हुआ है। वजह है उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी, जो 24 सालों में 1.5% से बढ़कर 17% तक पहुंच गई है। 2021-22 की सांख्यिकी डायरी के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड में मुसलमानों और ईसाइयों की सालाना औसत जनसंख्या बढ़त दर 3.9% से भी ज्यादा रही, जबकि हिंदुओं की वृद्धि दर इसके आधे से भी कम 1.60% थी। 2001 से पहले राज्य के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी 1.5% के आसपास थी। हरिद्वार के शामिल होने के बाद इसमें तेजी से विस्तार हुआ। 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी बढ़कर 14% हो गई, जो अब अनुमानित 17% तक पहुंच गई है। 2001 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी 10 लाख के आसपास थी। 2011 में यही मुस्लिम आबादी बढ़कर 14 लाख के आसपास पहुंच गई। कई सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट्स का आकलन है कि अब राज्य में मुस्लिमों की संख्या बढ़कर 21 लाख के पार पहुंच गई है। अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, खास तौर पे जो यूपी से लगे जिले हैं, 4 मैदानी जिले हैं, तो उसमें ये अनुमान लगाया गया या ये संभावना व्यक्त की जाती है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रहने वाले थे वो उत्तराखंड में आकर के बस गए। यहाँ के भू कानूनों की कमी का फायदा उठाते हुए या सरकारी जमीनों पे आकर के कब्जे करते हुए नदी नाले सब जगह पे आकर के बसते चले गए। इन पे कोई रोक टोक नहीं लगी। उत्तराखंड के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसका एक कारण ये भी है कि इनकी सीमाएं पश्चिमी यूपी के नजीबाबाद, बरेली, सहारनपुर, रामपुर और मुरादाबाद से सटी है। मुस्लिम बाहुल्य यूपी के इन क्षेत्रों से उत्तराखंड में तेजी के साथ घुसपैठ हुई, जिसका सियासी पार्टियों ने भी अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि जो हमारे पहाड़ का जो अस्तित्व है, जो हमारी संस्कृति है, उसको न मानकर, हमारे वोट बैंक की ताकत को न मानकर ये बाहरी 2%, 2.5%, 3% के चक्कर में हमारी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होते जा रही है। इसलिए हमने इनसे कहा कि यहाँ पे पहले भू कानून लगाइए। अब भू कानून में भी ये है कि एक तो 250 मीटर की जो बात है, खंडूरी जी ने जो 250 मीटर कहा था वो प्रति व्यक्ति था।
और जबकि नारायण तिवारी जी ने जो 500 मीटर क्या था वो प्रति परिवार था। परिवार का मतलब 5 लोगों की संख्या है और 250 मीटर में है प्रति व्यक्ति 5 लोग लगा लो, 5 गुणा 250 तो 1250 वर्ग मीटर भूमि जा रही है। लेकिन उस पड़ोसी राज्य हिमाचल में तस्वीर ठीक इसके उलट है। 1971 में अलग राज्य के रूप में गठित हुए हिमाचल में मुस्लिम आबादी तब भी 2% के आसपास थी। आज भी इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। इसकी 2 बड़ी वजह प्रमुख तौर पर मानी जाती है। पहला, राज्य बनते ही हिमाचल में ठोस भू कानून लागू कर दिया गया। दूसरा, इसकी सीमाएं हरियाणा, पंजाब, लद्दाख जैसे हिंदू बाहुल्य राज्यों से लगी हुई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। अगले कुछ हफ्तों में होने जा रहे हैं छात्र संघ चुनाव और इसकी गहमा गहमी के बीच ऋषिकेश कॉलेज कैंपस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा किया गया कि वीडियो में जो 2 लड़कियों के समूह आपस में भिड़ रहे हैं वो चुनाव से जुड़ी किसी बात को लेकर है। हालांकि न्यूज 18 वीडियो को लेकर स्वतंत्र तौर पर कोई दावा नहीं करता। बताया जा रहा है कि कुछ देर तक चले झगड़े को किसी स्टूडेंट ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यौन शोषण में फंसे दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकेश बोरा को अल्मोड़ा कोतवाली में हाजिरी देनी होगी और किसी को इस दौरान धमकाया नहीं जाएगा। 17 सितंबर को ही कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय देगी। आपको बता दें कि दुग्ध संघ में ही काम करने वाली एक महिला ने मुकेश बोरा के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद एक नाबालिग की ओर से भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया। न्यायालय ने मुकेश बोरा जी को अंतरिम राहत देते हुए मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उनसे कहा है कि आप पुलिस को पूरा कॉपरेशन करेंगे और किसी भी विक्टिम को और जो उसमें गवाह हैं उनको किसी भी तरीके से उनको विन ओवर करने का प्रयास नहीं करेंगे। 25 अगस्त को रुड़की के माधोपुर गांव में तालाब में डूबकर वसीम की मौत हो गई। उसके बाद लगातार मामले में राजनीति चल रही है। शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद परिजनों के गांव सोहलपुर पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की गई। हमारी मंशा ये है कि लोगों में आक्रोश है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा जांच हो और जो भी इसमें आरोपी हो, जिसने भी जो अपराध किया उसको उसकी सजा मिले। बागेश्वर में दरकते पहाड़ों और घरों की जांच करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम पहुंची है। टीम द्वारा खनन प्रभावित गांव कांडे कन्याल और पौराणिक कालिका मंदिर की जांच की गई है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था, जिसके बाद जीएसआई की टीम यहां पर पहुंची। अब टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांडे कन्याल में जो दरारें पड़ रही थी उसको लेकर आज हमारे द्वारा पुनर्निरीक्षण किया गया है, जिसमें जीएसआई की टीम भी आज हमारे साथ है और जीएसआई की टीम के साथ हम लोग जॉइंट सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद जो भी इसमें आएगा उसके अनुसार ही आवश्यक कार्रवाई में लाई जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनावी नतीजे घोषित हो गए हैं। डीएस मेहता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। दुर्गा सिंह मेहता ने विजय भट्ट को करारी शिकस्त दी है। सचिव पद पर वीरेंद्र सिंह रावत विजयी हुए हैं, उन्होंने शक्ति सिंह को हराया है। उपाध्यक्ष सीनियर रजत मित्तल बने हैं तो महिला उपाध्यक्ष पद पर मधु नेगी सामंत ने जीत हासिल की है। पहली प्राथमिकता यह है कि दोनों चैम्बरों में की सफाई स्थितियां ठीक करना और जूनियरों के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था और इंश्योरेंस और जो 65 साल से ऊपर के अधिवक्ता हैं उनके लिए पेंशन सिस्टम और अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए उत्तराखंड सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उत्तराखंड में उत्तराखंड प्रोटेक्शन एक्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए।
एज हो गई है, अगर वो अपना लाइसेंस सरेंडर करते हैं तो उनके लिए प्रति माह पेंशन की व्यवस्था और जूनियर अधिवक्ताओं के लिए प्रति माह 5,000 रुपये का जो स्टाइपेंड झारखंड गवर्नमेंट ने दिया। मैं अपने अधिवक्ता साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उत्तराखंड में भी यह व्यवस्था लागू करने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। मां नंदा की कुलदेवी के तौर पर पूजा होती रही है। पहाड़ों में इस समय नंदा महोत्सव की धूम है, लेकिन नैनीताल में नंदा महोत्सव की खास आकर्षण पंच आरती होती है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। देखिए, घंटे घड़ियालों की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां नंदा सुनंदा की आरती उतारी गई। दिन भर पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही नैना देवी के प्रांगण में भक्ति का माहौल एकदम बदल जाता है। मां नंदा सुनंदा की हो रही पंच आरती में शामिल होने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। पंच आरती के दौरान जल, पंचदीप, पुष्प के साथ मां की स्तुति की जाती है। आरती के दौरान मां का अद्भुत स्वरूप नजर आता है। बलाएं भी दूर होती है, जैसे हम घर में बच्चे की जरा सरसों डाल देते हैं, चखा दूर हो जाती है, तो उसी प्रकार से आपने देखा होगा आरती से पहले माँ का स्वरूप और आरती के बाद माँ का स्वरूप। आरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं का ऐसा तांता लगता है कि पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठता है। पंच आरती में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस आरती के लिए लोगों की ऐसी आस्था है कि दूर दराज के इलाकों से भी इसे देखने आते हैं श्रद्धालु। इतना अच्छा लगा कि जैसे हम खुद एक कनेक्शन फील हुआ भगवान से कि यहाँ आकर अगर डोला में हम पीछे जो डांस वगैरह चल रहा है, बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब इट इज़ अ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम की एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए नैनीताल आकर नंदा देवी मंदिर में। बहुत अच्छा लगा, जैसे देवों का वास है यहाँ पे, और पंच आरती हमने देखी और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कितना अच्छा लगा है। कुमाऊं में इन दिनों नंदा महोत्सव की धूम है, तो पंच आरती इस महोत्सव की जान है। श्रद्धालुओं की मां के प्रति श्रद्धा इस आरती में देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। भारी बारिश के चलते बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, साथ ही कई नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ। चमोली में भारी बारिश के बाद एक बार फिर से पागल नाला उफान पर, ट्रैफिक को रोकना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में बीते 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। 1 दर्जन से ज्यादा रोड बंद हो गए हैं। रोड खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई है। में भारी बारिश की वजह से नृसिंह मंदिर की रोड पर भूस्खलन हो गया। बाईपास की रोड बंद हो गई। जेसीबी लगातार मलबे को साफ कराया गया। बागेश्वर ताकुला रोड पर रेखोली के पास पेड़ गिरने से रोड बंद हो गई। 1 घंटे के बाद पुलिस और फायर की टीम ने रोड को खोला। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर खैरना के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते कई बार ट्रैफिक को रोका गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड के हालात बने हुए हैं। बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना में एक बेकाबू कार गंगा नहर में जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे। गनीमत रही, दोनों की जान बच गई। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे आबादी क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथी लगातार ग्रामीणों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं।
बढ़ती वन तस्करी और वाइल्ड लाइफ पर नजर रखने के लिए ऋषिकेश में वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे राजाजी टाइगर में हाईटेक तरीके से काम हो सके।